हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन गुरुकुल। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश के जो पिछले बार सवाल पूछे गए थे उसके एनालिसिस को हमने देख लिया था कि इस पोर्शन से कितने सवाल पूछे गए थे वो देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम पिछले साल के इस सवाल को सॉल्व करेंगे। उन्हें सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ अंत तक पहुँचते पहुँचते हम ग्रामर के एक पोर्शन को उठाएंगे और उस पोर्शन को हम ख़त्म भी करेंगे। तो इस बात पे हमने बार बार जोड़ दिया था और भी टॉपिक्स के एनालिसिस में आपको ये बताया ही गया होगा कि यूपीएससी के पैटर्न को आपको पहचानना है। तो यहाँ पे भी हम इस पैटर्न पे ही काम करेंगे। जैसे कि ये सवाल है, सिनोनिम आपसे पूछा गया है। सवाल ऐसे मोटा मोटी आप देखोगे तो आपको फंडामेंटल का सिनोनिम बताना है, लेकिन क्या ये सिंपली फंडामेंटल यहाँ पे लिख दिया गया और उस वर्ड का सिनोनिम पूछा गया है? नहीं, यहाँ पे आपको फंडामेंटल को एक सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस में यूज करते हुए दिया गया है और फिर उसमें से आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे यूपीएससी हमें दो टूल दे रही है। जैसे केबीसी में आपको लाइफलाइन दिया जाता है, वैसे ही यूपीएससी भी आपको दो लाइफलाइन दे रही है। समझो तीन लाइफलाइन दे रही है। पहला तो आपके मेमोरी पे है, अगर आपको ये वर्ड याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप इसे टिक लगाओगे और फिर आगे के सवाल पे आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर ये सवाल याद नहीं है आपको, सवाल आपके जो प्रिपरेशन के दौरान था वो ये सवाल आपसे नहीं कर पाए थे, छूट गया था, या फिर किसी भी तरीके से आप इस सवाल को का आंसर अभी आपको नहीं पता है, फिर भी आपके पास यहाँ पे देखो दो टूल अभी आपके पास अभी भी अवेलेबल है। एक तो सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में दिया गया है तो इस वर्ड को अपने ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट करके आप ये तसल्ली कर सकते हो कि हाँ, ये जो वर्ड मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जो ऑप्शन को मैं टिक करने वाला हूँ, वो इस सेंटेंस में फिट बैठ रहा है या नहीं, इस सेंटेंस के लिए ये अप्रोप्रिएट वर्ड है या नहीं। तो हम लोग उस सब को साथ साथ आगे देखते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। ये वर्ड है आपका फंडामेंटल। सेंटेंस में इसे देख लेते हैं। द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज इंटायर लाइफ। तो ये जो वर्ड फंडामेंटल है, एक तो बिल्कुल ही आसान सा वर्ड है। आप लोग के सारे लोग जो हो इस वर्ड को जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होगे तो कम से कम सुने तो हो गई। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे वर्ड आप कहीं ना कहीं आपके अभी तक के करियर में, अभी तक के आपके ज़िंदगी में ये इस फ्रेज को आप सुने ही होंगे। तो फंडामेंटल का जो शाब्दिक अर्थ हम कहें तो वो है मौलिक, जो मूलभूत है उस वो है फंडामेंटल। मूलभूत कहने का मतलब कि जो बेसिक है, जो जरूरी है, उतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो इस जानकारी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज इंटायर लाइफ। तो ये अगर वर्ड मुझे पता है तब तो फिर मैं इसे आसानी से टिक लगा दूंगा कि हाँ, इसका आंसर इसेंशियल होगा। लेकिन ये वर्ड अगर मुझे नहीं पता है तो फिर मैं इसे कैसे करूँगा वो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो देख, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट मैं करूँगा कि द प्रोडक्टिव कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज इंटायर लाइफ। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाइज तो सही लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल के नहीं सामने आ रहा है। वैसे ही अब सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। द इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज इंटायर लाइफ। ये चूंकि सही ऑप्शन है इस वजह से नहीं, ऐसे भी अगर आप देखो तो द इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज इंटायर लाइफ, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सही बैठ रहा है और फिर ये सेंटेंस का सही मीनिंग भी ये दे पा रहा है। इसे भी छोड़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी सक्सेसफुल को हम देखते हैं। द सक्सेसफुल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये तो सेंटेंस ही अटपटा सा लग रहा है। द सक्सेसफुल कैरेक्टर क्या होगा? सक्सेसफुल कोई इंसान हो सकता है, उसका कैरेक्टर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और जो नेक्स्ट है इफेक्टिव। द इफेक्टिव कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज इंटायर लाइफ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस मेथड को यूज करते हुए ये दोनों तो हम एलिमिनेट कर ही चुके हैं, सिर्फ ये और ये।
इन दोनों में फिर अभी हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिए फिर भी आपको सिंगल आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, दो तक पहुंच एक को भी अगर आप एलिमिनेट कर पाए, यहाँ पे हम दो को एलिमिनेट कर रहे हैं, फिर भी आपको उस सवाल को छोड़ना नहीं है। अगर आप उस सवाल को सही आंसर को कर पा रहे हो, सही आंसर तक पहुंच गए तब तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर उस सवाल के सही आंसर तक आप नहीं पहुंचे, एक या दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए, फिर भी उस सवाल को आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ो कि इसका तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल रहा है। ऐसे अगर आप गेस मारते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सही होने की, 1/4। लेकिन यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी डबल हो चुकी है, 1/2 है प्रोबेबिलिटी। अगर आप इन दोनों में अगर आपको एक तुक्का भी मारना है तो वैसे सिचुएशन में आप फ्रीली गेस वर्क अपना चला लो। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। क्वेश्चन है यहाँ पे सिनोनिम ही पूछा गया है। सेंटेंस है, सी हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग hackneyed and redundant examples from her past even while dealing with the future generation। तो hackneyed जो यहाँ पे वर्ड है, अगर आप इस वर्ड को देखो तो इसका जो शब्द का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, ये होता है घिसा पिटा। घिसा पिटा जो ये वर्ड है हैकनेड, ये आया कहाँ से? तो इसका जो रूट है वो है हैकने। हैकने पुराने ज़माने में छोटे घोड़े को बोला जाता था हैकने। तो कहीं पे भी किसी को आना है जाना है तो वहाँ पे घोड़े, वो छोटा जो घोड़ा होता था उसे ही यूज करते थे। तो वो काफ़ी कॉमन हो चुका था, बिल्कुल कहीं पे भी जाना है तो घोड़े से चला जाओ, उस हैकने से चला जाओ। तो वहीं से ये वर्ड हैकने डिराइव होके आया है। और जो आगे चल के उसका जो मीनिंग यहाँ पे आगे जनरेट किया गया, तो हैकनेट का मतलब हो गया है घिसा पीटा। तो हैकनेट कहने का मतलब कि वो चीज़ ओरिजिनल नहीं है, वो चीज़ उसकी जो जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है, जिस जो जैसे सी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकनेट एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल, तो जिसे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ओरिजिनल नहीं है, उसके आइडियाज़ ओरिजिनल नहीं है, वो खुद के इमेजिनेशन से, खुद के क्रिएटिव से नए थॉट्स को जनरेट नहीं कर पा रही है। वो जो एग्जाम्पल चलता आ रहा है, जो वो पहले से जानती है, बस उसे ही आगे बता रही है। अपने पास्ट एग्जाम्पल को फ्यूचर जनरेशन्स को भी वो उन लोगों से डील करने के लिए भी पास्ट के एग्जाम्पल्स को वो रेफर कर रही है, जो कि पहले हो सकता है कि वो रेलिवेंट रहा हो, लेकिन अब वो रेलिवेंट नहीं है। तो इसलिए इस वर्ड को तो हम लोग जान गए। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जैसे आपको कुछ प्रभाव ही ना पड़ रहा हो किसी को कुछ हो जाने का, या फिर कोई ऐसी घटना घटी जिससे आप प्रभावित ही नहीं हुए, बिल्कुल आप खुश हो कि दुखी हो, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप इस कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ, कुछ ऐसी घटना घटी, आप बिल्कुल इनडिफरेंट हो। इमेजिनेटिव मतलब आपकी जो कल्पना शक्ति है, आप जो इमेजिन कर पा रहे हो, ये वर्ड आप जानते ही होंगे। क्लीशे, क्लीशे जो वर्ड है, क्लीशे इसका सिनोनिम है हैकनेड का। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली। तो यहाँ पे अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करें तो सी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग इनडिफरेंट एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल। सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाइज तो ये फिट बैठ रहा है, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग वाइज ये ठीक नहीं बैठ रहा। सी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग इमेजिनेटिव एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल, ये यहाँ पे हो सकता है। सी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग cliched and redundant example, ये भी हो सकता है। सी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग impressive and redundant example, तो जब वो एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, वो अगर इम्प्रेसिव है तो वो रिडंडेंट हो ही नहीं सकता है, तो ये तो होगा ही नहीं।
तो यहाँ पे भी हम लोग दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप इस टूल का इस्तेमाल जरूर करना। जब आपको दिया जा रहा है, सिंपल यहाँ पे हैकनेड लिख के नहीं दे दिया गया है कि आप हैकनेड का सिनोनिम बताओ, ऐसा तो आपसे पूछा गया नहीं। हैकनेड को एक सेंटेंस के फॉर्म में डाल के दिया गया है, तो आपको उस सेंटेंस का पूरा यूटिलाइजेशन करना है। अगर इस वर्ड का मीनिंग आपको पता है फिर तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन मान लो अगर नहीं पता है तो फिर आपको ये सब टूल है जो आप इसे यूज करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ही पूछा गया है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमैकुलेट। तो जो ये वर्ड है इमैकुलेट, इसका मतलब होता है बेदाग। सेंटेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। सी इज एन इमैकुलेट सोल हुज प्रेजेंस मेक्स ऑल द डिफरेंस। वह एक ऐसा बेदाग छवि है जिसके सिर्फ उपस्थित होने मात्र से ही काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है, काफी बड़ा जो परिवर्तन आता है। जैसे कोई मीटिंग की अगर बात हो रही है, किसी इवेंट की बात हो रही है, तो किसी के आने मात्र से, किसी के वहां पर प्रेजेंट होने मात्र से ही इवेंट जो है काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जा रहा है, कोई भी एक्टिविटी जो है काफी अच्छा हो जा रहा है। तो वो है इमैकुलेट, मतलब बेदाग छवि। तो इमैकुलेट आपका जो इमैकुलेट मतलब क्या हो गया? बेदाग, मतलब उस पर कोई स्पॉट नहीं है, स्पॉटलेस है। बेदाग आपका क्या हो सकता है? कैरियर हो सकता है, आपका इमेज हो सकता है बेदाग, या फिर आपके यूज के वस्तुएं हो सकती हैं बेदाग। जैसे आपने जो कपड़ा पहन रखा है, आपने जो शूज पहन रखे हैं, वो हो इमैकुलेट, बिल्कुल नीट एंड टाइडी जिसे बोलते हैं, बिल्कुल एज क्लीन एज द न्यू पिन। एक इडियम्स भी यहाँ पे ध्यान आया तो मैं बता दे रहा हूं, एज क्लीन एज द न्यू पिन। बिल्कुल देखते हो नई जो पिन रहती है कैसे चमक रहा होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस को। स्पॉटलेस, ये तो अब हमें पता चल गया, तो अब जान ही रहे हैं, लेकिन अब सेंटेंस के फॉर्म में डाल के देखते हैं। सी इज एन एक्साइटेड सोल whose presence makes all the difference. She is an extraordinary soul whose presence makes all the difference. She is an unparalleled soul. तो यहाँ पे लगभग जो है सारे ही वर्ड जो हैं फिट बैठ रहे हैं। सेंटेंस के अगर स्ट्रक्चर, उसके मीनिंग्स वगैरह को देखो, अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप, जो मैंने आपको तरीका बताया कि हर दिन के आपको वर्ड मीनिंग्स वगैरह हैं वो करते रहने हैं, हर दिन रिवीजन करते रहना है। 5 से 6 हज़ार जब आप वर्ड इकट्ठा कर लेते हो, तो ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ही यूनिक सा वर्ड है जो आपको इस 5 से 6 हज़ार में आएगा ही नहीं आएगा। आपको ये वर्ड बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है, जो कि आप अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो आप इसे जानोगे ही जानोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंटोनिम पूछा गया। एंटोनिम कहने का मतलब जो वर्ड है उसका अपोजिट, उस मीनिंग में उस वर्ड का जो मीनिंग है और जो एंटोनिम का मीनिंग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हिंदी में कहेंगे विपरीतार्थक शब्द। तो जो यहाँ पर सवाल है आपको पूछा गया है एनिमिटी का एंटोनिम। एनिमिटी मतलब दुश्मनी, आपका किसी से झगड़ा हो चुका है, आप तो यहाँ पे दुश्मनी की बात हो रही है। जैसे जैसे आपने सुना होगा 36 का आंकड़ा। तो सेंटेंस क्या है? दिस इज ए ग्रेट डील ऑफ एनिमिटी। ये तो बहुत बड़ा झगड़े वाली बात है, जैसे कहते हैं फसाद की जड़, कुछ ऐसी आप समझ सकते हो। दिस इज ए ग्रेट डील ऑफ एनिमिटी। तो जो एनिमिटी है उसका मतलब है झगड़ा। तो यहाँ पे हम उसका अपोजिट जो देखेंगे, तो अपोजिट हमें अब दोस्ती से रिलेटेड देखना है, तो इसका जो आंसर होगा एमिटी होगा। एमिटी देखो एक काफी ज्यादा ही कॉमन ये वर्ड है। आपने सबने नाम सुना होगा एमआईटी यूनिवर्सिटी। इतनी ज्यादा इस यूनिवर्सिटी का एग्जॉस्टिव एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कराए गए हैं
कि आपके नज़र में कहीं ना कहीं उनका ऐड आया ही होगा, या तो फिजिकल फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में। तो जैसे आपको कोई वर्ड अगर नहीं भी पता है, आपके नज़रों से गुजर रहा है, तो आप एक हैबिट डालिए कि उस वर्ड को हम पहचान पाएं, उस वर्ड को हम, अगर कुछ ऐसा वर्ड मेरे नज़रों से गुजरा जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, तो कम से कम एक अंदर से क्यूरियोसिटी हो कि इसका मतलब क्या है, वो हम जान पाएं। वो उस समय या तो आप डिक्शनरी का यूज करके देख लो, या फिर किसी अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लो कि क्या है इसका मतलब। ये एक हैबिट डालो, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। तो इसका आंसर है एमिटी। डिस्प्यूट एंड हॉस्टाइल, डिस्प्यूट, हॉस्टिलिटी एंड एनिमिटी, ये तीनों जो हो गए एक सिनोनिम ही हो गए आपस में। लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया, इसलिए आंसर होगा एमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस शी वाज रिलक्टेंट टू सेल हर कार। रिलक्टेंट मतलब होता है कि अनिच्छुक, मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है। तो वैसे वर्ड को, वैसी परिस्थिति में जो वर्ड यूज होगा वो वर्ड होगा रिलक्टेंट। वर्ड यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एंक्सियस, एंक्सियस कहने का मतलब कि बेचैनी वाली फीलिंग। जैसे मान लो कि आप हॉस्पिटल में हो, ऑपरेशन थिएटर में आपके कोई नॉन रिलेटिव हैं, उनका कुछ अंदर ऑपरेशन होने वाला है, और आप उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर आप वेट कर रहे हो, तो आपके अंदर उस समय के जो भाव होंगे, आपके अंदर उस समय जो फीलिंग जनरेट हो रहे होंगे, तो वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने का जो वर्ड है, वो आपके अंदर एंक्सियस फीलिंग आ रही है। या फिर जैसे आपने कोई एग्जाम लिखा, उसका रिजल्ट आने वाला है, अब आप बिल्कुल बेचैन हो रहे हो, आप तुरंत 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट बाद आप वेबसाइट को रिफ्रेश कर करके देख रहे हो कि हाँ इसका रिजल्ट आया कि नहीं आया, मेरा, आप में के अंदर ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो आप उस समय एंक्सियस हो रहे हो। वर्ड है यहाँ पे हैप्पी। ये बताओ, ये भी कितना आसान है। ईगर, ईगर कहने का मतलब आपकी अब इच्छा हो रही है, आप ईगर हो, आप तत्पर हो, बिल्कुल आतुर हो कोई काम को करने के लिए। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम वही हो जाएगा। रिलक्टेंट मतलब कि मेरा मन नहीं है, और ईगर मतलब कि अब मैं बिल्कुल, मैं अब करने ही वाला हूँ, मैं बिल्कुल आतुर हूँ। तो रिलक्टेंट का एंटोनिम ईगर हो जाएगा। अनविलिंग, अनविलिंग रिलक्टेंट का सिनोनिम हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्वीर। क्वीर मतलब क्या होता है, विचित्र। जो चीज नॉर्मल नहीं है, जो चीज कस्टम में नहीं है, जो चीज कहोगे आप स्ट्रेंज है, नॉर्मल नहीं है, क्वीर है वो। तो स्ट्रेंज इसका सिनोनिम हो गया। निम्बल, निम्बल कहने का जो मतलब है, निम्बल का मतलब होता है क्या, कि बहुत फुर्तीला। जैसे आप रैबिट को देखते हो, कितना वो तेजी से फुदकते रहता है, तो उसकी एक्टिविटी वहां पे निम्बल है। या फिर आपका ब्रेन निम्बल हो सकता है, वर्ड यूज होता है निम्बल विट, मतलब आपका दिमाग बड़ा तेज चलता है। एवरीडे, बताने की जरूरत नहीं है। कस्टमरी, तो जो चीज कस्टम में है, प्रचलन में है, वो चीज स्ट्रेंज नहीं है, विचित्र नहीं है, तो इसका एंटोनिम हो गया कस्टमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यहाँ पे दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज एज ए सबटाइटल फॉर द फ्रेज ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। आज के ज़माने में जो सोसाइटी का जो चलन हो गया है, ट्रेडिशन हो गया है कि फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग क्लास होते हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। और जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, अब न्यूक्लियर फैमिली के तरफ ही सोसाइटी, अब इंडियन सोसाइटी भी हो चला है। न्यूक्लियर फैमिली कहने का मतलब कि हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रन। तो वैसी फैमिली में जहाँ पे कोई एल्डरली नहीं है, अगर हस्बैंड वाइफ ऑफिस को वर्क पे जा भी रहे हैं, तो कोई एल्डरली चिल्ड्रन को देखने के लिए नहीं है, या फिर कोई और नहीं है, तो वहाँ पे चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी देखभाल कैसी होगी। तो वैसे उनकी देखभाल करने के लिए अब वैसा जो है इंस्टीट्यूशन, वैसी संस्था भी अब सामने अब आने लगी है।
तो उसे बोला जाता है क्रेश। डॉर्मेट्री तो आप जानते ही होंगे, रेलवेज वगैरह में, रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे डॉर्मेट्री की सुविधा आपने कई लोगों ने आपने यूज़ भी की होगी। डॉर्मेट्री कहने का मतलब कि आपको रहने का एक बेड दे दिया जाएगा, रहने का आपको थोड़ा मतलब बेसिक आपको इंतजाम वहाँ पे रहेगा जहाँ पे आप रह सकते हो इंतजार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following word can be used as substitute for the phrase that which cannot be taken by force? वैसी चीज जो बाय फोर्स आपसे ली नहीं जा सकती है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल जो वर्ड है, ये अगर हम इसके रूट को देखें तो इम्प्रेग्नेबल जो डिराइव हुआ है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द रूट प्रेंड्रे। ये एक फ्रेंच रूट है, यहाँ से ये वर्ड डिराइव होके आया है। फ्रेंड्रे का आने का मतलब है टू टेक और कैप्चर। तो ये मैंने इस वर्ड का आपको रूट बता दिया। वैसे वर्ड मीनिंग आप जहाँ भी देखोगे, वर्ड मीनिंग आप जैसे भी याद करोगे तो उसका याद करने का, एक तो मैंने तो याद करने का तरीका बता दिया, लेकिन याद करने का एक जो वर्ड की इटिमोलॉजी को आप देखोगे, वर्ड कहाँ से डिराइव हो रहा है उसके रूट्स को पकड़ोगे, उसके रूट से आपको काफ़ी सारे मिलते जुलते वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप रूट से कनेक्ट करोगे। तो आप उस अगर वर्ड के रूट को समझ जाओ, वर्ड के कहाँ से डिराइव हो रहा है उसको समझ जाओ, तो फिर एक रूट से आप कम से कम तो 5, 7 या 10 तक वर्ड वहाँ से आपको मिलेंगे ही। तो एक रूट को अगर आप अच्छे से समझ ले जा रहे हो तो एक रूट के समझने से कम तो 10 वर्ड मीनिंग आपके ऐसे ही तैयार हो जा रहे हैं। तो वर्ड मीनिंग आप जब भी देखो तो कोशिश करो कि उसके रूट से हम रिलेट करें। तो इम्पेकेबल, इम्पेकेबल कहने का मतलब है कि त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी ही ना हो, बिल्कुल एकदम उसमें बिल्कुल उसने जो काम किया है बिल्कुल एकदम त्रुटिहीन है, कोई फॉल्टलेस है, कोई भी गलती है ही नहीं। इम्प्रोबेबल, यहाँ ये प्रोबेबल का ये उल्टा हो गया। प्रोबेबल मतलब किसी चीज के होने की संभावना हो, इम्प्रोबेबल मतलब वो चीज होने की संभावित ही नहीं है उसे होना। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल और इम्प्रोबेबल अगर यहाँ पे सिनोनिम पूछा जाता तो ये आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किया करना है किसके लिए, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, तो इसके लिए ये ऑप्शन आपका होगा। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स के कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है, सेंटेंस में उसे फिट करवाना है। यहाँ पे देख लो, ये आपको एक क्या किस वर्ड से फिट करवाना है, किस वर्ब का क्या, फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होना चाहिए, वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये आपको एक और यहाँ पे सहूलियत दी गई है इसके माध्यम से। तो इन सब सहूलियत के होते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी बिल्कुल आसान हो जाता है, जो कि अगर ये आपको नहीं बताया गया होता और ऐसे ही दिया गया होता ये 4 ऑप्शन, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था। लेकिन जब ये सारे ये यहाँ पे बता दिया गया है, फिर आप बिल्कुल आसानी से ये कर लोगे। आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्वेश्चन है, ही इज फाउंड ऑफ आर्ट एंड सीम्स सुटेड टू बी एन आर्टिस्ट। तो एक आपका फ्रेजल वर्ब है कट आउट टू बी समथिंग। जैसे कहा जाता है कि सचिन जो है वो क्रिकेटर बनने के लिए ही पैदा हुआ है, जाकिर हुसैन जो हैं वो पेंटर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। वैसे ही अपने फील्ड में जो एक तरीके से मास्टर हो तो उसे कहा जाता, वहां पे वैसी परिस्थिति में जो फ्रेज यूज होता है कट आउट टू बी सम, कट आउट ही यूज होता है। तो इसका ऑप्शन सही ये होगा, कट आउट। वी वेर हैप्पी इन द बिगिनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल्स, यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा क्रॉप्ड अप। क्रॉप्ड अप का मतलब होता है कि
अपीयर होना, पहले जैसे कोई बीज होता है, बीज जमीन के अंदर पड़ा रहता है, शुरुआत में तो उसे नहीं दिखता है कि हाँ इस यहाँ पे कुछ है भी, लेकिन बीज जब जमीन के अंदर पड़ा होता है, शुरुआत वही यहाँ पे हो रहा है, बी वेयर हैप्पी इन द बिगनिंग। शुरुआत में यहाँ पे प्रॉब्लम्स का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीता तो ये बीज अब अंकुरित होने लगा। तो बीज अंकुरित होने का मतलब यहाँ पे अब समस्याएं बढ़ के आने लगी। तो यही उसी से इस जो वर्ब है वहां पे इसका यूज में आया है, क्रॉप्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन नोज हाउ इट ऑल हैपेंड। तो यहाँ पे इसके लिए के में अबाउट होगा, के में क्रॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि के में क्रॉस कहने का मतलब होता है कि कोई चीज प्लान्ड नहीं है, बस ऐसे ही हो गया, संयोग से हो गया। जैसे आप मान लो कोई मैच देखने गए, स्टेडियम में मैच देखने गए, वहां पे आपके किसी ओल्ड फ्रेंड से मुलाकात हो गई, तो ये मीटिंग तो प्लान्ड नहीं थी, लेकिन वहां पे जब आप गए तो संयोग से आपको अपने पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। तो वैसी स्थिति के लिए जो फ्रेज यूज होगा केम अक्रॉस। लेकिन यहाँ पे जो हमें मीनिंग चाहिए उसका हैपेंड चाहिए, तो उस हैपेंड के लिए ये है केम फॉरवर्ड। केम फॉरवर्ड मतलब होता है आगे निकल के आना। जैसे कोई परिस्थिति है, किसी किसी सिचुएशन में कोई, जैसे मान लो कि क्लास में ही आप बैठे हुए, टीचर ने आपको कुछ टास्क दिया, असाइनमेंट दिया, कोई एक्टिविटी करने को कहा, तो देखते हुए कि दो चार ही वॉलेंटियर आगे निकल के आते हैं, तो दो चार वॉलेंटियर केम फॉरवर्ड टू डू दिस टास्क। नेक्स्ट है, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग। इसके लिए ये है सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, ईडियम्स यहाँ पे दिए गए हैं। ही लिव्ड ए हैंड डैश माउथ एग्जिस्टेंस। एक ईडियम है, काफी कॉमन सा है, काफी आसान सा है, हैंड टू माउथ। अक्सर न्यूज वगैरह में, पेपर्स वगैरह में आप देखते रहते होगे इसे, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल मतलब आज कमा रहे हो और आज ही खा रहे हो, वैसी स्थिति है आपकी। आज अगर आप ना कमाओ तो शाम को आपके खाने के सोचने पड़ जाए कि आज मैं शाम को क्या खाऊं, या फिर हो सके भूखे ही सोना पड़े। तो वैसे जिनका गुजर बसर हो रहा है कहा जाता है हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। तो इसके लिए ये होगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। मतलब अगर आप इसके शब्द वर्ड से इसका मीनिंग देखने को चाहो तो जो दूध जो है बिखर गया, अब उसके ऊपर रो के फायदा नहीं है। बिल्कुल जैसा शब्द है, जैसा इसका वर्ड है, वैसा ही इसका मीनिंग भी है। तो नो यूज ऑफ बरिंग अबाउट, हिंदी में जैसे कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत, सुने ही होगे। तो वही है एक नो यूज टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट है, सर्व सर्विंग द सफरर्स इज ट्रू योमैन सर्विस। योमैन कहने का मतलब ही एक्सेलेंट वर्क, बिल्कुल अच्छा, उम्दा क्वालिटी का। आगे बढ़ते हैं, यह है यहां से अब आपके ग्रामर के आगे। ग्रामर में आपका है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, छोटा सा क्वेश्चन होगा विच इज फॉलोड बाय द सेंटेंस। सेंटेंस के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। जैसे जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में भी बोलते हैं। तो जैसे मैं कुछ अगर आपको समझा रहा हूँ तो लास्ट में कई बार कह देता हूँ समझे कि नहीं, तो वैसे ही है ये क्वेश्चन टैग। तो समझे कि नहीं, ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टैग ही यूज किया, लेकिन हिंदी में यूज किया।
तो क्वेश्चन यहाँ पे टेक ए सीट। पहले इसे करने से पहले इसे देख लेते हैं क्वेश्चन टैग्स होता क्या है, और फिर क्वेश्चन टैग्स के कुछ बेसिक्स, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है कि सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस के बाद में ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है फॉलोड बाय ए सेंटेंस, उसे फॉलोड बाय ए सेंटेंस उसे ही कहा जाता है क्वेश्चन टैग। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, टेक ए सीट, वोंट यू, बैठिए, बैठिए कि नहीं, ऐसे अगर बोल रहे हैं तो ये क्वेश्चन टैग है। तो इसके कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं। सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग शुड बी ऑफ सेम टेंस। अगर आपका टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है उसी अकॉर्डिंग होगा। जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, टेक ए सीट, तो जो जो भी ऑप्शंस हैं इनका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो ये बात के पता रहने से भी आप ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दोगे। फिर क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहाँ पे भी सब में प्रोनाउन का ही यूज किया गया है, तो इससे हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। यूज प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। इन निगेटिव क्वेश्चन टैग, जैसे यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो इन निगेटिव क्वेश्चन टैग जो निगेटिव हम यूज करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट का जो हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करने का मतलब कि जैसे अगर हैज़ नॉट अगर वहाँ पे हमें यूज करना है तो हैजंट यूज करेंगे, हैव नॉट है तो हैवंट यूज करेंगे, वैसे ही आर नॉट है तो उसे वहाँ पे आरंट यूज करेंगे। लेकिन अगर एम नॉट है तो एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, तो वहाँ पे आरंट ही यूज होता है एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपको सवाल दिया गया है आई एम हैप्पी, यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन टैग लगाओगे? आई एम हैप्पी आरंट आई, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो कुछ वर्ड्स हैं जो कि नॉर्मल सेंटेंस में सिंगुलर ही उनका मीनिंग होता है, जैसे कि एवरीवन, एवरीबॉडी, रब कर देते हैं इसे, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, ये सब अगर आप नॉर्मल सेंटेंस में इनका यूटिलाइजेशन देखोगे तो ये सिंगुलर बाय फॉर्म होते हैं, इसलिए वो सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन को ही लेते हैं, सिंगुलर एडजेक्टिव को ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एवरीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एवरीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इन सब वर्ड्स का जो ये सब वर्ड्स हैं, इन सब वर्ड्स का एवरीवन, यहाँ पे एनीवन भी है, तो इन सब वर्ड्स, ये सब वर्ड्स आप जहाँ पे देखोगे तो उनके क्वेश्चन में कांट दे ऐसा आप यूज करोगे। फिर जैसे कलेक्टिव नाउन्स हो गए, तो कलेक्टिव नाउन्स अगर उन्हें एज ए ग्रुप बात किया जा रहा है तो वो सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर होते हैं तो उन्हें सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो कमिटी है वो अपने ओपिनियन में यूनैनिमस नहीं है, एक मत नहीं है, उनका ओपिनियन जो है स्कैटर्ड है, डिवाइडेड है। तो वहां पे कमिटी जो है इस सेंटेंस में वो सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे हम प्लूरल की तरह इसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे देखो द कमिटी के बाद आर है, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कमिटी जो है यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। प्लूरल यहाँ पे क्यों है? क्योंकि दे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगर होता कि द कमिटी, ऐसा देखो द कमिटी
अगर वो लोग एक मत होते हैं तो आप लिखते इज यूनैनिमस इन देयर डिसीजन। तो इस बात से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे भी द कमिटी है, यहाँ पे भी द कमिटी है, यहाँ पे आपका आर यूज हुआ है, प्लूरल यूज हुआ है, यहाँ पे आपका सिंगुलर यूज हो गया, तो दोनों ही सही है, इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आर क्यों यूज हुआ, यहाँ पे इज क्यों यूज हुआ, तो इसलिए यूज हुआ कि क्योंकि यहाँ पे जो कमिटी है, कमिटी मान लो कि 5 सदस्य हैं, तो 5 में 3 का कुछ और ओपिनियन हो, एक का कुछ और ओपिनियन हो सके एक का कुछ और ओपिनियन हो। और यहाँ पे अगर 5 कमिटी के 5 मेंबर है तो पांचों का सेम ही ओपिनियन है, दे आर यूनैनिमस इन देयर ओपिनियन, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल है। चलिए इस बात को समझ लिए, अब इसका टैग देख लेते हैं, क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो जब ये प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा एंड प्लूरल ही यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा एंड प्लूरल ही प्रोनाउन यूज होगा। जैसे ये देखो यहाँ पे यूनैनिमस है, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। अब जूरी ने कुछ डिसाइड किया, मतलब कि उन्होंने एकमत होकर कुछ निर्णय किया, तो वहां पे देखो हैज यूज हुआ है। हैज हैज जानते ही होगी कि ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और हैज यूज हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग भी सिंगुलर है, हैजंट इट। एक और देख लेते हैं, लेटस, लेट्स, ये सब सेंटेंस आप जहां पे भी देखोगे तो इनके क्वेश्चन टैग में आप शैल वी का यूज करोगे। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे आप किसी से कुछ विनती कर रहे हो या फिर कोई किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो वैसे सेंटेंस को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, कुछ निर्देश दे रहे हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम वोंट यूज का यूज करते हैं, टेक ए सीट, वोंट यू। और आगे बढ़ते हैं, somebody, जहां पे किसी को कुछ ऑफर किया जा रहा है तो वहां पे हम विल यू, वुड यू ऐसा यूज करेंगे। जैसे हैव सम टी, वुड यू, लोगे आप चाय लोगे, हैव सम टी। किसी को कुछ करने को कहा जा रहा है, जैसे ओपन द डोर, वुड यू। जैसे आप इम्पेशेंस हो रहे हो, बिल्कुल आप चिढ़ गए किसी के किसी व्यवहार से, आप बिल्कुल इम्पेशेंस हो गए, नाराज हो इससे बिल्कुल, कैसे आप बोलोगे, डोंट शाउट, कांट यू, चुप नहीं रह सकते तुम। देखते हैं जो निगेटिव के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आप पॉजिटिव और निगेटिव हैं तो हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग डालना है, तो उनके लिए आप विल यू ऐसा यूज करोगे। डू नॉट शाउट, विल यू, हल्ला मत करो, शांत रहोगे, विल यू। अगर जो सेंटेंस है देयर से स्टार्ट हो रहा है तो प्रोनाउन यूज्ड इज देयर इन द क्वेश्चन टैग एज वेल, क्वेश्चन टैग में भी देयर ही यूज करेगा। जैसे देयर इज नो वाटर, वहां पानी नहीं है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इज देयर। आप किससे पूछ रहे हो कि देयर इज नो, किस कोई आपने किसी अपने मान लो कि छोटे भाई को कहा कि जाओ देखो किचन में फिल्टर में पानी है कि नहीं है, वो आके आपको कह रहा है कि देयर इज नो वाटर, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इज देयर। क्वेश्चन टैग मेड इन अकॉर्डेंस विद द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे यहाँ पे देखो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आई थिंक ही इज राइट। यहाँ पे आपके दो दो सब्जेक्ट यहाँ पे दिखेंगे, आई भी है ही भी है, मैं ये सोच रहा हूं कि वह अच्छा है, तो मेन पार्ट इसका क्या है, ही यहाँ पे मेन पार्ट है, ही इज राइट, यही आपका मेन सेंटेंस है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा, आई थिंक ही इज राइट, इजंट ही। चलते ये कुछ सवाल हैं, ये आप नेक्स्ट के लेक्चर में आप बनाओगे या फिर नीचे कमेंट में आप इसे, इसके जो आपको क्वेश्चन टैग आपको सही लगे वो आप नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। अच्छा ये तो छूट ही गया, ये देख लेते हैं जो यहाँ पे दो सवाल पूछे गए थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस।
तभी आप यहाँ पे देखोगे। चलो इन्हें भी आप कर ही लेना, बिल्कुल आसान से ही है। जो यहाँ पे कुछ रूल्स बता गए हैं उनसे ये बिल्कुल हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये सब जो सवाल हैं ये आप इसके आंसर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव और यूजफुल फॉर दिस EPFO एग्जामिनेशंस वीडियोस जो हैं, कुछ ही समय में हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं, वो सब इसको आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।